हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में और उन यात्रियों के बारे में जो भारत के अंदर आए, दार्शनिक जो अलग अलग देशों से भारत के अंदर स्पेशली आए और यहाँ के कल्चर को उन्होंने सीखा, अपनी किताबों में नोट डाउन किया और यहाँ से बहुत सारे सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सेशन को आप बिल्कुल भी कभी भी स्किप करके मत जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि मुझे लगता है कि पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बेहद इंपॉर्टेंट रहती है, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, ऐसी ये जो राइटर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इनके बारे में ज़रूर हमेशा पढ़ के जाओ पेपर से पहले, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो आपके नंबर जो है तुरंत बढ़ाती हैं। समय नहीं भी है आपके पास पूरी की पूरी अनशर्ट को पढ़ने का, तो ये कुछ टॉपिक जो मैंने अभी बताई इनको हमेशा पढ़ के जाओ। यहाँ से 100% रहता है कि क्वेश्चन कोई ना कोई फंस जाएगा। ठीक है, तो आइए मेजर राइटर्स के बारे में देखते हैं और फॉरेन ट्रैवलर्स भी आप इनको बोल सकते हैं। जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स भारत के अंदर आए हैं शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे, ताकि हमें बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। फिर क्या रहेगा कि अगर मैं आधे यहाँ पे पढ़ाऊंगा, फिर आधे मॉडर्न में पढ़ाऊँ, आधे मेडाइवल में पढ़ाऊँ, उसका सेंस नहीं है। हम देख लेंगे बाकी जगह में भी, लेकिन यहाँ पे मैं कंप्लीट ही पढ़ाऊंगा ताकि एक ही बार में अपना सारा का सारा काम निपटता हो। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम मेजर ग्रीक राइटर्स देखते हैं ना, यूनानी लेखक जो भारत के अंदर आए। और ये अगेन काम की वीडियो है, इसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लेना। ये छोटी छोटी वीडियो बनेगी, लेकिन ये जो छोटी छोटी वीडियो ही है ना, वही छोटी मगर मोटी बातें वाली बात है। ये इनके असर बड़े हैं, वीडियोस छोटी और असर बड़े वाली बात है। तो आइए देखते हैं। पहला है राइटर सिटेशिया। ठीक है, अब देखो सिटेशिया है कौन और कहां से आ रहा है, ये एग्जामिनर जो है आपसे सीधा पूछेगा। बोलेगा कि भैया ये कौन सी कंट्री से आया, तो आप बोलेंगे ये कहाँ का रॉयल फिजिशियन है। ये शाही फिजिशियन है ईरान का, शाही चिकित्सक जिसको आप बोल सकते हैं। इसने जो है अपने एक किताब लिखी जिसमें बहुत सारी अमेजिंग स्टोरीज जो है इसने भारत के बारे में लिखी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सिटेशिया। ठीक है भाई। दूसरा है हेरोडोटस, इसको बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। इसने एक किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ हेरोडोटस या फिर कहीं की हिस्टोरिका। तो दोनों में से जो भी आप बोलना चाहें, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने हिस्ट्री की एक तरह से पहली ऐसी किताब लिखी जिसके अंदर इसने उस समय को दर्शाया है। ठीक है, दो इसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं कि इसने सही तरीके से नहीं डिपिक्ट किया, इसने पार्शियलिटी की। एनीवेज हमें उसमें नहीं घुसना है, हमें तो मेन ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है। ठीक है, हम कोई यहाँ पे उस एंगल से इतिहास नहीं गढ़ रहे हैं कि हमें किसी को कन्विंस करना है। चलिए, तीसरा है मेगास्थनीज। इसके बारे में लगभग मेरे को लगता है कि पिछले 3 से 4 साल में बार बार इसका कचूम्बर बना दिया मेगास्थनीज का। हर बार इसका सवाल पेपर में देखने को मिलता है और कोई ऐसा साल नहीं जाता कि जहां पे एक शिफ्ट के अंदर मेरे को मेगास्थनीज देखा ना मिले। तो इसलिए जो मेगास्थनीज जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये कहाँ से आ रहा है, कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सेल्यूकस निकेटर जो था, सिकंदर के बाद, अलेक्जेंडर के बाद जो सेल्यूकस निकेटर आता है, उसका जनरल था उस टाइम पे, लेकिन बाद में ये कार्यकाल सारा संभालता है। एंड इसका युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य से भी, चंद्रगुप्त मौर्य सब हरा देते हैं, है ना। और चाणक्य अपनी नीति अपनाते हैं और वो बोलते हैं सेल्यूकस निकेटर को कि भैया तुम अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से करवा दो, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि हेलेना का बेटा जो है कभी भी राजा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी रखी गई थी। और साथ में क्या है कि जब भी ऐसा कोई संधि होती है तो हमेशा क्या राजा करते हैं कि अपना एक दूत उधर छोड़ते हैं और इधर का दूत उधर जाता है। यानी कि आप समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक दूत है, एम्बेसडर जिसको आप कह सकते हैं, वो सेल्यूकस निकेटर के कोर्ट में बैठेगा और सेल्यूकस का एक एम्बेसडर जो है वो चंद्रगुप्त के कोर्ट में बैठेगा, ताकि कम्युनिकेशन ईजी रहे, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास ईजी रहे। आज भी यही होता है, हाई कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स यही तो काम करते हैं ना, है ना। आप स्पेशली अगर एमईए में भी जा रहे हैं तो वहां पे भी आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से वही काम कर रहे हैं। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया है। जब मैंने पूरी कहानी बता दी मेगास्थनीज की, तो ऑब्वियस सी बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया होगा। अब इसका क्वेश्चन क्या पूछता है, वो पूछता है कि इंडिका किताब बताओ किसने लिखी है। तो इंडिका किताब जो है इसी ने लिखी है, क्योंकि अब चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में है, तो ये देख रहा था कि मौर्यन एम्पायर के अंदर किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन रहती है, तो इसने उसको 7 भागों में बांटा है। ये ध्यान रखिएगा, इसने 7 क्लासेस में इंडिया की सोसाइटी को बांट के और वो जो है पूरी की पूरी किताब जो बनाई, इंडिका बनाई। ये इस तरीके से किसी भी तरीके से घुमा के आपसे पेपर में पूछ सकता है। अब अगला है डीमाचूस। डीमाचूस जो है एम्बेसडर है सीरिया के राजा का। सीरिया का राजा कौन है, ये है एंटियोचूस। भाई ये सीरिया वाले चूस चूस क्या कर रखा है, मेरे को यही नहीं समझ में आती है ना। ये कैसे नाम होते हैं यार, कोई सीधे सीधे हमारे यहाँ पे देखो रिंकू शिंकू मिंकू पोना मोना, है ना, ऐसा नाम रख लेते हैं भाई, क्या चूस चूस। एनीवेज
तो ये जो है डीमाचूस जो है ये किसके कार्यकाल, मतलब बेसिकली किस राजा के यहाँ से आ रहा है एक एम्बेसडर के तौर पे, तो इसको भेज रहे सीरिया का राजा एंटियोचूस। ठीक है, ये भूल नहीं पाओगे अब तुम, है ना, गन्ना चूसने वाली बात हो गई ये तो ये जो है गन्ने से याद रखे गए, है ना, अब सारा का सारा। अब ये डीमाचूस जो है ये किसके कार्यकाल में आ रहा है या किसके कोर्ट में आ रहा है, ये पूछ लिया जाता है। ये भी देखिए मौर्यन के कोर्ट में आ रहा है, और मौर्यंस का राजा उस टाइम पे कौन है, बिंदुसार। बिंदुसार किसका बेटा है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, और बिंदुसार का बेटा कौन होगा आगे, अशोक होगा। ठीक है, तो 3 राजा बैक टू बैक हैं, चंद्रगुप्त, अशोक और चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, और तीनों के कार्यकाल में एक एक राइटर आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेगास्थनीज आ रहा है चंद्रगुप्त के कार्यकाल में, मौर्यंस का ही चल रहा है सारा का सारा। बिंदुसार के में आ रहा है डीमाचूस। ठीक है, कौन भेज रहा है इसको, एंटियोचूस भेज रहा है। लेकिन अगला देखिए, अगला यहाँ पे आ रहा है डायनोसूस। ठीक है, ये आ रहा है इजिप्ट के राजा टोलमी के द्वारा। यहाँ पे टोलमी फिलाडेल्फिया जो है वो डायनासूस को यहाँ पे भारत में भेज रहा है एक एम्बेसडर के तौर पे। तो ये किसके कोर्ट में आ रहा है, ये अशोक के कोर्ट में आ रहा है। तो पेपर में कैसे भी पूछ सकते हैं, बोलेगा डायनासूस जो है ये किसके कोर्ट में है, तो आप बोलेंगे अशोका के कोर्ट में है। या फिर कई बार ये भी हो जाता है कि ये पूछ ले आपको कि किस शासन काल में आया है ना, तो उसमें बोल देगा कि मौर्यन एम्पायर, शुंग एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एम्पायर, कुछ भी बोलता रहेगा, है ना। तो उनमें से आपको मौर्यन एम्पायर उत्तर मार्क कर देना है। फिर इसके बाद जो है टोलमी, ये टोलमी और ये टोलमी दोनों अलग है, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये जो टोलमी है कई बार पेपर में देखिए कि किस तरीके से पूछेगा, वो बोलेगा एक ज्योग्राफर बताओ जो भारत के अंदर आया, है ना। तो वो ज्योग्राफी का जब भी लेना देना होगा तो वो टोलमी से होगा, है ना। तो इसने एक किताब लिखी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो ये इस तरीके से भी पूछ सकता है कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया किसने लिखी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये टोलमी जो है 2nd सेंचुरी के अंदर भारत के अंदर आया। इसके बाद एक हिस्टोरियन आता है प्लिनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लिनी जो है ये नेचुरल हिस्ट्री लिखता है, ये देखता है कि भारत के अंदर बहुत सारा फ्लोरा है, फौना है, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स है, जीव जंतु है, उनके ऊपर जो है एक हिस्ट्री लिखता है। ठीक है दोस्त, तो ये देखो ये अलग टाइप की चीज़ हो गई, है ना, नई चीज़ हो गई। वैसे लोग जो है वो सिर्फ आदमियों के बारे में लिख रहे हैं, इंसानों के बारे में लिख रहे हैं हिस्ट्री में, लेकिन इसने क्या किया, इसने बोला मैं थोड़ा हट के लिखूंगा, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में, तो वो हो गया प्लिनी का। ठीक है दोस्त, इसके बाद पेरिप्लस ऑफ एथरेशियन सी, ये जो है एक किताब है। अब ये किसने लिखी है, एनोनिमस। ये भड़वा अपना नाम लिखना भूल गया, है ना, इसको पता ही नहीं था कि इसका कोई नाम भी है, तो एनोनिमस इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। इसके अंदर जो है भारत के अलग अलग पोर्ट्स जो थे ना, समुद्री जहाज जहाँ पे रुकते थे ना, बंदरगाह थे, वो पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पोर्ट कोई एयरपोर्ट नहीं है, ये बंदरगाहों की बात हो रही है। ठीक है, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, अजीबोगरीब नाम है पर याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं नहीं याद रखूंगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आपको करना ही पड़ेगा। ये तो हमने देखिए मैक्सिमम देख लिए ग्रीक राइटर्स। ठीक है, अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं चाइनीज राइटर्स के बारे में, कि चिंके भी आए भारत के अंदर बहुत सारे, है ना। तो चाइनीज राइटर्स ने भी हमसे, चाइनीज लोगों ने बहुत कुछ सीखा भारत के अंदर, है ना। स्पेशली आप देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी में जब आए तो नालंदा यूनिवर्सिटी में बैठ के एज ए स्टूडेंट भी सीखा और फिर बच्चों को पढ़ाया भी, है ना। तो इस तरीके के ये लोग रहे हैं। तो आइए, आज जो चिंके हमारे ऊपर हावी हो रखे हैं, हमसे ही सीख के गए हुए हैं। चलो, तो पहला जो है फायान। ठीक है, इसको फक्शियन भी बोल देते हैं, ऐसे भी बोल देते हैं। रुको मैं लिख देता हूँ, आपको कई बार पेपर में आ भी गया, फाशियान। ठीक है, फाशियान या फायान, जैसे भी आपको बोलना उचित लगे। ये किस राजा के कोर्ट में आया था, तो ये चंद्रगुप्त 2 के कोर्ट में आया था, जिनको आप विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं। और इसने एक किताब लिखी थी फू क्यों की। ये कैसे याद करना है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें है बुद्धिस्ट किंगडम के बारे में इसने पूरी की पूरी चीज़ें लिखी हैं, और साथ में इसकी किताबों से हमें कुछ और चीज़ें भी पढ़ने को मिलती हैं। जैसे इसने गुप्ता पीरियड के बारे में बहुत कुछ लिख रखा है, इसने भारत की सोसाइटी कल्चर के बारे में बहुत कुछ लिख रखा है, और स्पेशली जो इसने लिखा है ना, इसने मध्य भारत के बारे में लिखा है। ठीक है, ये शब्द को ध्यान दीजिएगा, मध्य भारत। ठीक है, आज की डेट में अगर आप बोलेंगे तो मोटे मोटे तौर पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एमपी यहाँ पे जो लिखा है ये मध्य भारत है, एक तरह से मध्य प्रदेश मत अकेला समझ लीजिएगा कि मध्य भारत, बीचों बीच जो भारत का जितना भी एरिया है उसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सुंग युन। ठीक है, अब ये जो सुंग युन है यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये भी बुद्धिस्ट थिंग्स ही लिख रहा है, सारी की सारी बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में ही लिख रहा है। ये लगभग 3 साल तक ट्रैवल करता रहा और उसके बाद इसने जो है बुद्धिज्म के बारे में अपनी किताबों के अंदर बहुत कुछ लिखा है। लगभग 518 एडी में आया है। ठीक है, बीसी नहीं है, ये एडी है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो यात्री है, बेहद इंपॉर्टेंट, जैसे फायान बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। ऐसे ही यानसांग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यानसांग भी बोल देते हैं, युआनजेंग भी बोल देते हैं, हुनसांग भी बोल देते हैं। तो आपको जो भी चीज़ अच्छी लगे आप वो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने फायान क्यों लगा दिया है ना, यानसांग आने का, ये फायान नहीं है भाई, इसको लिखो आप यान सांग, ठीक है, यानसांग। ओके, तो जो यानसांग है ये लगभग 629 से 645 एडी के बीच में आ रहा है। कोई नहीं पूछने वाला कि कौन से एडी में आया, मुद्दे की बात ये पूछेगा कि किस राजा के कार्यकाल में आया, ठीक है। जैसे फाशियान के बारे में पूछेगा तो आप बोल दोगे कि चंद्रगुप्त II के कार्यकाल में आया। ऐसे ही आप यानसांग के बारे में पूछेगा तो क्या बोलोगे, किसके कार्यकाल में आया, तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया। और इसी के चक्कर में हर्षवर्धन ने एक बहुत बड़ी बैठक भी बुलवाई थी, ये याद रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसने भी एक किताब लिखी, जैसे फाशियान ने लिखी ऐसे ही यानसांग ने भी लिखी। इसने लिखी सीयूकी, दोनों किताबें एक जैसी लगेंगी। इनको कैसे याद करना है आगे चल के बताऊंगा, अभी तो सिर्फ समझ लो, है ना। तो सीयूकी किताब के अंदर इसने लिखा है हर्षवर्धन के पूरे कार्यकाल के बारे में, उसके राजपाट के बारे में, और इसने 138 कंट्रीज की डिपिक्शन इसके अंदर दी है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये एक ऐसा व्यक्ति था, चाइनीज पिलग्रिमेज था, जो नालंदा यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पे पहले इसने सीखा एज ए स्टूडेंट, फिर इसने दूसरों को सिखाया। तो यानी कि ये एक स्टूडेंट भी रहा और टीचर भी रहा नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। ये पेपर में पूछा जा सकता है। और नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, बिहार में है। और कौन था वो दुष्ट जिसने पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की किताबों को जला दिया था, वो था बख्तियार खिलजी, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है आइसिंग, ये भी एक चाइनीज है, ठीक है, और चाइनीज ट्रैवलर है। उसके बाद ये भारत में आ रहा है, लगभग 7th सेंचुरी के आसपास की बात है। एंड ये जो है अगेन ये भी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखता है, ये वहाँ पे जाता है। एंड साथ में ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में भी लिखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं जब आपसे इस तरीके की बातें बोलता है, तो आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूज़ कर जाएंगे कि कौन से राइटर ने क्या लिखा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े। अब हम बात करने हैं अरेबिक राइटर्स की, ठीक है। अरबी ये खाने वाली अरबी नहीं है, अरब के जो लोग होते हैं, है ना, तो उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से उनके मेजर जो है राइटर हैं। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है अल बरूनी, ये आप ध्यान रखिएगा। अल बरूनी जो है कई बार पेपर में पूछता है कि किस राजा के साथ आया या इसको किसका पैट्रोनेज जो है प्राप्त था, तो आप बोलेंगे महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी का जो है इसको एक तरह से वो बोल सकते हैं सलाहकार बोल सकते हैं, या उसकी शरण में था ये आप ध्यान रखिएगा। इसने किताब कौन सी लिखी भारत के बारे में, तो वो है किताब उल हिंद, जिसको तहकीके हिंद भी बोलते हैं। ये दोनों ही शब्द आपको याद रखने हैं। एक इसने किताब लिखी थी इंडोलॉजी, तो इंडोलॉजी भी इसी ने लिखी थी, ये ध्यान रखिएगा, पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। और ये जितनी भी किताबें लिख रहा था ये अरबी भाषा के अंदर लिख रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसने इन किताबों के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे रिलीजन के बारे में, फिलोसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, सोसाइटी, तंत्र मंत्र, राजपूत के पीरियड के बारे में, सब कुछ जो है इन किताबों के अंदर इसने बताया है, ठीक है। हिंदी में भी लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो इब्न बतूता है, ठीक है। अब इब्न बतूता किसके पीरियड में आ रहा है, वो आ रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के। आप मेरे को बताओ कि किस राजा को हम पागल राजा भी बोलते हैं, वो यही है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक। मोस्ट अनसक्सेसफुल राजा एक तरह से कहिए, कार्यकाल तो बहुत बड़ा था, राज भी अच्छा खासा करके गया, लेकिन ये कोई भी चीज़ को ना सिरे नहीं चढ़ा पाया, ये रायता ही फैलाता गया, है ना। कभी ऊपर से अपनी नीचे राजधानी शिफ्ट कर रहा है, कभी ये कुछ कर रहा है, कभी ये कुछ, कभी करेंसी लॉन्च कर रहा है, वो फ्लॉप हो रही है। मतलब जो भी चीज़ इसने लॉन्च की, ये पनौती था एक नंबर का, तो इसने क्या किया, सारी की सारी चीज़ें इसकी फ्लॉप ही हुई, ठीक है। तो इसीलिए इसको लोग जो है पागल राजा बोलने लग गए थे बाद में। पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा था, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर दिल्ली सल्तनत के अंदर कोई राजा है तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक, और पागल राजा है वो भी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, फूल किंग। और इसके ही कार्यकाल में कौन आता है, मोरक्को से एक ट्रैवलर आता है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, मोरक्को से आ रहा है, उसी का नाम है इब्न बतूता। ये याद रखिएगा कि मोरक्को से आ रहा है, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंट्री से था, तो उस राइटर की कंट्री आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो चीज़ें हमें पता लग रही है कि ये पागल राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी कोई चीज़ सारी की सारी फ्लॉप हो गई, कोई सक्सेसफुल नहीं हुई, ये कहाँ से पता लग रहा है, इसने एक किताब लिखी थी इब्न बतूता ने, रहला, ठीक है। तो वो रहला अरबी भाषा की किताब है, उसके अंदर से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सारी चीज़ें उस टाइम की पता लगती हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि 1333 में 1333 के अंदर यही मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता को क्या बना रहा है, काजी बना रहा है। काजी का मतलब होता है कि एक कोर्ट के अंदर जज बना देना, ठीक है।
दिल्ली के अंदर एक कोर्ट के अंदर जज बना दिया, यानी कि काजी बना दिया, है ना। वो कहते हैं ना काजी ने फतवा सुनाया, तो वही सब है कि जस्टिस डिपार्टमेंट में एक तरह से इसको जज बना दिया, ये समझ लीजिए। तो ये पेपर में कई बार पूछ लेता है कि किसको जज बनाया, किसने बनाया, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो कि मैं सारे का सारा क्रक्स भी बता रहा हूँ और अभी कुछ और राइटर्स के बारे में भी बता रहा हूँ जिनके बारे में एसएससी ने और बाकी सब एग्जाम्स ने पूछा है। ये डीमाचूस के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये सब ग्रीक राइटर है ना, बिंदुसार के कोर्ट में आया है। इसके बाद जो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया, ये भी मैं बता चुका हूँ। टोलमी जो है ये भी एक ग्रीक राइटर है और साथ में मैंने कहा था ज्योग्राफर है, ठीक है। और इसने एक किताब लिखी है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अब देखते हैं फायान के बारे में। देखो मैंने आपको बोला था ये चंद्रगुप्त II के कार्यकाल में है, चंद्रगुप्त II को ही विक्रमादित्य भी बोलते हैं। और इसी ने फायान ने ही बुद्धा के बर्थ प्लेस पे भी विजिट किया था, यानी कि लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे है? लुम्बिनी है नेपाल में दोस्त, ठीक है। तो इसने जो है ये नेपाल भी गया था जहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ, यानी कि लुम्बिनी में, है ना। और एक किताब लिखी है इसने भाई फायान ने, वो लिखी है इसने, कहाँ गई किताब, कहाँ गई भाई इसकी, यहाँ लिखी होगी, हाँ, फो क्यों की। तो इसका याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। ये देखिए, फूफा ने तोड़ फोड़ की, इसको कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, फूफा ने तोड़ फोड़ क्यों की। समझ गए? अब आपको कभी भूलेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे फूफा के अंदर ये जो फा है ये हो गया फायान, फाशियान जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तोड़ फोड़ में ये हो गया फो क्यों की। ये देखो फो क्यों की, तो फूफा ने तोड़फोड़ क्यों की, वहां से आपको ये चीज याद रहेगी कि ये फायान की है, ठीक है। अब दूसरा राइटर है यानसांग, इसने भी एक किताब लिखी, इसने लिखी सी यू की। तो इसको कैसे याद रखना है मैं वो भी आपको बता रहा हूं। इसका देखिए ऐसे है, आपको ऐसे याद रखना है, हाय किरण, सी यू किरण, बस इतना ऐसे करके, है ना। आप कोई लड़की किरण है उसको ऐसे बोल रहे हैं, हाय किरण, सी यू किरण, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब हाय से मतलब है यानसांग, देखिए हाय HI, ठीक है, यानसांग, ठीक है। अब सी यू का क्या मतलब है? सी यू को आप ऐसे ना पढ़ के, सी यू को आप उस तरीके से पढ़िए, कैसे, सी यू, ठीक है। उसके बाद किरण का सिर्फ KI लेना है, तो यू के आगे क्या है, की, ठीक है। सी यू किरण, यहां से आपको तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन हाय भी लिखना है, हाय सी यू किरण, ठीक है। हाय किरण सी यू किरण या हाय सी यू किरण, जैसा भी आप इसको याद करना चाहे। अब आपको कभी नहीं भूलेगा कि यानसांग ने जो किताब लिखी थी वो सी यू की थी, और जो अपना फूफा ने किताब लिखी थी यानी कि फायान ने किताब लिखी थी वो कौन सी है आपकी, वो है फो क्यों की। ऐसे इस तरीके से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और आइसिंग का भी मैं बता चुका हूँ, ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर है, इसने बुद्धा के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म के बारे में। यही सब मैंने हिंदी में इस पूरी के पूरे स्लाइड में समझा दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट आप देखिए कि अगला राइटर है अल मसूदी। अल मसूदी का जो कार्यकाल है ये किस पीरियड में आ रहा है? 957 AD के आसपास आ रहा है। कोई नहीं पूछने वाला कब आ रहा है, वो पूछेंगे कि कौन से देश से आया, तो अरब ट्रैवलर है, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। इसने कोई किताब वगैरह लिखी है तो आप बोलेंगे इसने लिखी है मुरूज उल जहाब, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अल बरूनी को एक और नाम से जाना जाता है, अबू रेहान महमूद। तो कई बार अगर पेपर में अल बरूनी ना लिख के अबू रेहान महमूद लिख दिया तो आपको ध्यान रखना है। और 1024 से 1030 AD के आसपास में आया है। किसके साथ आया था ये? महमूद गजनबी के साथ आया था, ये ध्यान रखिएगा। और मुस्लिम स्कॉलर है ये एंड पॉलीमैथ है। और ऑब्वियस सी बात है एक किताब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब उल हिंद, जिसको कि तहकीक हिंद भी हम लिख देते हैं। नेक्स्ट है आपका राइटर, ये भी बहुत फेमस राइटर है, मार्क कर लो, कुछ कुछ चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। मार्को पोलो। मार्को पोलो 1292 से 1294 AD के आसपास आ रहा है और ये विनेशियन ट्रैवलर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इटालियन है, ठीक है भाई, इटालियन। क्यों इटालियन? वेनिस कहाँ पे है? इटली में है, ठीक है। तो वेनिस को ही विनेटियन भी बोल देते हैं या विनेशियन बोल देते हैं। ये इटालियन ट्रैवलर है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, कई बार पूछेगा कि ये किसके कार्यकाल में आ रहा है, तो ये पांड्याओं के कार्यकाल में आ रहा है, जो मदुरई में पांड्या राज करते थे। स्पेशली क्या नाम लेंगे उसका? मारावर्मन कुलाशेखरा, ठीक है। तो ये है मदुरई का पांड्या राजा, तो इसके कार्यकाल में आ रहा है। और साथ में ही इसी टाइम में जो काकातियों की रानी थी वो कौन थी? काकातियाज की रानी कौन थी? काकातीज की रानी थी रुद्रमा देवी, ठीक है भाई। और अगर आप ध्यान देंगे तो मोटे मोटे तौर पे आप देखो कि ये लगभग 1300 AD के आसपास की बातें हैं। और इसी टाइम पे
जोना खान, अगर आप लोग को याद हो, नहीं याद है तो हम आगे पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो काकात्याज की रानी रुद्रमा देवी है, लगभग जोना खान के आसपास के कंटेम्प्रेरी है, या फिर कहें कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कि जोना खान भी बोलते हैं, तो तुगलकों के साथ ये है कंटेम्प्रेरी। ठीक है, ये सब जो है साउथ और उड़ीसा और नीचे के जितने भी राज्य हैं वहाँ की बातें जो है हम दिल्ली के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए। अच्छा, मार्को पोलो की किताब कौन सी है? द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, इस नाम से है ये किताब, जिसमें इसने भारत के बारे में ही, भारत की हिस्ट्री के बारे में ही बताया। इसीलिए ये सब किताबें मैंने यहाँ लिखी है जिसमें भारत की हिस्ट्री के बारे में बताया गया। इसके बाद जो है इब्न बतूता, ये अगेन इंपॉर्टेंट ट्रैवलर है, ये मॉरिश ट्रैवलर है, या फिर इसको कहें कि ये कहाँ से है, मोरक्को से है। ठीक है, ये मैंने अभी बताया आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था, इसने एक किताब लिखी रेहला, और इसी को काजी या फिर जज भी बना दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये आपको ध्यान रखना है। यही सब चीज़ें मैंने हिंदी में भी लिखी है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार रीड आउट मार लेना। जो मैंने आपको मुंह से हिंदी में बोल के बता दिया वही सब लिखा है, तो फटाफट याद हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। उसके बाद शिहाबुद्दीन अल उमारी, ये जो है ये डिमास्कस से आया। डिमास्कस कहाँ पे पड़ता है? ये आपका सीरिया में पड़ता है। ठीक है, आज की डेट में सीरिया की कैपिटल डिमास्कस ही है। 1348 एडी के आसपास में आया है, और इसने भी एक किताब लिखी थी, वो थी मसालिक अल-बसार फी ममालिक अल अमसार। बहुत कम चांसेस है पूछे, लेकिन अगर बिल्कुल पागल हो गए, भड़वे हो गए एग्जामिनर और वो बोले कि भैया हमें तो बहुत डेप्थ में पूछना है, तो ये पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके बाद निकोलो कॉन्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। निकोलो कॉन्टी के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ये भी वेनेटियन ट्रैवलर है, यानी कि ये कहाँ से है? एक तरह से इटली से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, 1420 से 1421 एडी के आसपास आ रहा है। इसका मतलब है कि ये संगम डायनेस्टी में आ रहा है। संगम डायनेस्टी कहाँ की थी? विजयनगर की थी। ठीक है भाई, ये हम विजयनगर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो राजा हुआ करता था, देवराय वन हुआ करता था, तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विजयनगर में अलग अलग डायनेस्टीज हुई हैं फर्दर भी, जैसे एक संगम हो गई, एक तुलुवा हो गई, ऐसे एक सलुवा हो गई, अलग अलग हैं, है ना, वो हम वहीं पे पढ़ेंगे। लेकिन संगम डायनेस्टी का जो राजा है देवराय वन, बहुत महान राजा इनका था, तो इसी के कार्यकाल में जो है निकोलो कॉन्टी जो है भारत के अंदर आता है। और ये जो है गिवन ए ग्राफिक अकाउंट ऑफ विजयनगरा कैपिटल, यानी कि विजयनगर के बारे में ये बहुत कुछ अपनी किताब में लिखता है, सीधी सी बात है। इसके बाद जो अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। आप सोचेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है ये भी एक, ये है पर्शियन ट्रैवलर। ठीक है, ये तो इटली से था, ये है पर्शिया से, और ये जो है ये शाहरुख खान का एम्बेसडर है। जी नहीं, ये वो शाहरुख खान नहीं है, ये शाहरुख जो है ये तिमूरिड डायनेस्टी वाला है। ये किसका बेटा है? शाहरुख जो है ये है तिमूर का बेटा। ठीक है, तिमूर्स सन। ठीक है, शाहरुख जो है ये तिमूर का बेटा है, वही जो चिंके नहीं होते थे छोटी छोटी आंख वाले, सब डरा के रखते थे, मार पीट करके रखते थे, जो तिमूर है उसी का बेटा है शाहरुख। और जो शाहरुख है इसी का एम्बेसडर है अब्दुल रजाक। और किसके कोर्ट में आ रहा है? ये अगेन संगम डायनेस्टी में ही आ रहा है, लेकिन आ किसके कोर्ट में रहा है? देवराय टू के कोर्ट में, यानी कि विजयनगर एम्पायर के अंदर ही आ रहा है। लेकिन ये बंदा एक और जगह ट्रैवल किया, विजयनगर से ही बिल्कुल नीचे जो पड़ता है, बिल्कुल आप भारत के नीचे चले जाएंगे, कैलीकट पड़ेगा। ठीक है, तो कैलीकट का जो जमूरिन था, यानी कि वहाँ का राजा था, ये उसके कोर्ट में भी गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, अब्दुल रजाक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और निकोलो कॉन्टी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अथनासियस निकितन। ये है एक रशियन मर्चेंट जो साउथ इंडिया में आया था। उतना जरूरी नहीं है इसको याद रखना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जा रहा है बहामनी किंगडम में, और ये बहामनी के एक सुल्तान है उस टाइम पे, मोहम्मद III, जो कि कोई इंपॉर्टेंट सुल्तान नहीं है हमारे लिए अभी के लिए। तो ये उसके कार्यकाल में आ रहा है, तो जरूरी नहीं है इसको याद रखना। रखना चाहे रख लीजिए, नहीं रखना चाहे ना रखिए। और ये भी एक किताब लिखता है, इसका नाम होता है द जर्नी बियॉन्ड द 3 सीज। ठीक है दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने हिंदी में लिख दिया, जितने भी लोग हो आप इसको एक बार रीड आउट मार लेना, हिंदी वाले। नेक्स्ट, अब 2 राइटर हैं, दुआर्ते बारबोसा और डोमिंगो पेज, जिनको मैं स्टार मार्क करता जा रहा हूँ, वो याद करके रखना। और फर्ना नूनीज भी याद रखना, ये तीनों राइटर याद रखने हैं। अब देखो, दुआर्ते बारबोसा और डोमिंगो पेज जो है ना, ये दोनों ही किसके कंटेम्प्रेरी हैं? ये ध्यान रखिएगा, ये कृष्णदेव राय के कंटेम्प्रेरी में। कृष्णदेव राय का जो राज है, ये मोटे मोटे तौर पे 1509 से 1529 1530 के आसपास का है। ठीक है, तो ये एक रफ सा मैंने आइडिया दिया है। तो ये देखिए कि 1509 से 1529 के आसपास देखें तो ऑब्वियस ही बात है कि दोनों ही पीरियड उसी के बीच में पड़ रहे हैं, यानी कि ये दोनों कंटेम्प्रेरी हैं। ही इज कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी मतलब कि किस टाइम में रहा है ये। ठीक है, कंटेम्प्रेरी टू कृष्ण
देव राय। बट जो दुआर्ते बारबोसा है ये कृष्णदेव राय का कंटेम्परेरी तो है, लेकिन उसके कोर्ट में गया इसका कोई सबूत नहीं है। इसने अपनी किताब के अंदर विजयनगर एम्पायर के बारे में जो लिखा है, जैसे आप समझिए कि आज आप मोदी जी से पर्सनली मिलने गए नहीं गए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक किताब लिख दी मान लो मोदी जी के ऊपर, है ना, तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप मोदी जी से मिले हो, है ना। तो वैसा ही है कुछ। इसने कृष्णदेव राय के रूल के बारे में लिखा, हो सकता है कि यहाँ वहाँ पे गया, वहाँ के अलग अलग लोगों से बात की, लेकिन कृष्णदेव राय के कोर्ट में नहीं गया था ये, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और एक जो है यही बंदा जो है, मैंने एक जगह पे और भी आपको पढ़ाया था कि मलयालम भाषा का इंटरप्रेटर के तौर पे भी इसने काम किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक तरह से अंग्रेज़ों के लिए मलयालम भाषा का इंटरप्रेटर जो कह लीजिए उसके तौर पे भी इसने काम किया, अलग अलग लोगों के लिए किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दमिंगो पेज। दमिंगो पेज भी कहाँ से है? पुर्तगाल से है। दोनों के बारे में ही पूछता है, पेपर के अंदर पूछ रखा था कि दुआर्ते बारबोसा और दमिंगो पेज जो है कृष्णदेव के कंटेम्प्रेरी हैं, बताओ कि ये कौन से देश से थे, तो पुर्तगाल से थे। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये दमिंगो पेज जो है ये कृष्णदेव राय के कोर्ट में गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कृष्णदेव राय के कोर्ट में गया था। दोनों डी से है, तो प्लीज कंफ्यूज मत कर देना। लिएंडर पेज का नाम सुना है ना, चिड़ी छिक्का खेला हो आपने, तो वहां से याद रख लें। जो दमिंगो पेज है, लिएंडर पेज है ना, ये तो गया कृष्णदेव राय के कोर्ट में, लेकिन जो दुआर्ते बारबोसा है ये था तो उसी टाइम में, लेकिन उसके कोर्ट में नहीं गया। अगला है फरना नूनीज। ये जो फरना नूनीज है ये आगे फिर से जा रहा है तुलुवा डायनेस्टी के कोर्ट में, है ना। तो तुलुवा डायनेस्टी का राजा उस टाइम पे कौन है? अच्युतादेव रॉय। और ये ऑलमोस्ट आखिरी के राजाओं में से ही है ना। इसके बाद ऑलमोस्ट ये खत्म ही हो जाएगा, कोलैप्स ही हो जाएगा पूरे का पूरा विजयनगर एम्पायर, ठीक है दोस्त। ये विजयनगर में देखेंगे, अभी के लिए आप यहीं पे याद कर लीजिए। ये है पुर्तगाल का मर्चेंट। तो 3 पुर्तगाली राइटर मैंने आपको बता दिए, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, स्टार मार्क इसीलिए कर दिया है। अगला कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉन ह्यूगन है, ये डच ट्रैवलर है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस किसके कार्यकाल में आया था? ये बहुत आसान, मैं 10 बार आपको बता चुका हूँ। विलियम हॉकिंस आया था आपका जहांगीर की कोर्ट में, और किसका था ये एम्बेसडर? जेम्स वन का था, ठीक है। और इसके साथ ही इसका एक फ्रेंड कह लीजिए, या इसका साथ में सेवक था विलियम फिंच, वो भी इसके साथ ही आया था जहांगीर की कोर्ट में। इसके बारे में यही आपसे पूछा जाएगा। किस लिए आए थे ये लोग जहांगीर की कोर्ट में? इसलिए आए थे कि इनको फैक्ट्रियां लगानी थी, ट्रेड करना था जो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी को, इस वजह से उससे परमिशंस लेने आए थे। लेकिन उस टाइम पे पोर्टुगीज का इतना वर्चस्व था कि इनको परमिशंस नहीं मिल पाई, ठीक है। तो ये जो है मैंने हिंदी में भी लिख दिया, हिंदी वाले इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है थॉमस रो। जब हॉकिंस की बात नहीं गली, है ना, हॉकिंस का कुकर जो है उसके अंदर दाल नहीं गली, तो अब अगला कुकर बन के आता है सर थॉमस रो। ये भी किसके कार्यकाल में आ रहा है? ये भी जहांगीर की कोर्ट के अंदर ही आ रहा है, हाथ पैर जोड़ के फैक्ट्री लगवाने के लिए बात कर रहा है। 1615 से 1619 के बीच में जो है ये इस ड्यूरेशन में भारत के अंदर आता है। और ये कह सकते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इसको परमिशन मिल जाती है। और फिर जो है अंग्रेज हैं, पहले एक आप समझिए कि टेम्परेरी फैक्ट्री लगाई जाती है भारत के अंदर, और फिर उसके बाद जो है परमानेंट भी की जाती है, ठीक है। वो सब हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे कंसाइज करते हैं इस चीज़ को। तो ये भी जेम्स वन जो है राजा था इंग्लैंड का, उसी का एम्बेसडर बन के भारत के अंदर जहांगीर की कोर्ट में आता है। नेक्स्ट है एडवर्ड टेरी। ये है अगेन थॉमस रो का एम्बेसडर, ठीक है। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि थॉमस रो तो खुद ही किसी का एम्बेसडर है, और ये एडवर्ड टेरी उसी का एम्बेसडर बना हुआ है और गुजरात के बारे में लिख रहा है। तो ठीक ठाक सा है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। उसके बाद बनता है फ्रांसिस्को पेलासार्ट। ये जो है ये डच ट्रैवलर है जो आगरा में रुका था, और इसने भारत के अंदर अलग अलग जगहों के बारे में लिखा है। अगेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट पीटर मुंडी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। पीटर मुंडी जो है ये एक इटालियन ट्रैवलर है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके कार्यकाल में आ रहा है? ये आ रहा है शाहजहां की कोर्ट में। शाहजहां की कोर्ट में एक और ट्रैवलर आएगा जो 6 बार आया था शाहजहां और औरंगजेब की कोर्ट में, और उसी पे सवाल आया था। इसीलिए मैंने पीटर मुंडी को भी इंपॉर्टेंट कर दिया कि शाहजहां की कोर्ट में आ रहा है तो दोबारा से भी तो पूछा जा सकता है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर दिया, ठीक है भाई। तो इसने जो है मुगलों के शाही अंदाज, शाही स्टैंडर्ड्स के बारे में लिखा कि कैसे वो अपना जीवन जिया करते थे एकदम हाई स्टैंडर्ड में, वो जो है पीटर मुंडी ने लिखा है। उसके बाद जॉन एल्बर्ट डी मेंडेस्टो जो है ये जर्मन से भारत के अंदर आता है, और ये कहाँ पे रुकता है आकर? ये सूरत में रुकता है। अगेन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं स्टार मार्क इसको नहीं कर रहा हूँ। ये हिंदी में मैंने लिख दिया, जितने भी बालक हैं हिंदी के वो एक बार इसको रीड आउट मार लेना पॉज करके।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीन बैप्टिस्टे ट्रेवनियर, अगेन स्टार मार्क कर लो। जो जीन बैप्टिस्टे ट्रेवनियर है ये क्या है, फ्रेंच ट्रैवलर भी है और साथ में ज्वेलर भी है। जी हाँ, पेपर के अंदर यही पूछा था, ऐसा बताओ कि एक व्यक्ति जो फ्रांस से है और वो ज्वेलर है और वो 6 बार भारत के अंदर आया है, बताओ किसके कार्यकाल में आया है। तो या तो ऐसे पूछेगा या फिर उल्टा भी पूछ सकता है कि शाहजहां के कार्यकाल में एक ज्वेलर 6 बार भारत में आया, उसका नाम बताओ। तो जीन बैप्टिस्टे ट्रेवनियर ये पेपर में पूछा जा चुका है PYQ में, ये ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, दोबारा भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि 6 बार भारत के अंदर आया है और 6 बार आया तो किस किस के कार्यकाल में आया होगा, जब शाहजहां के पास आया तो उसके बाद फिर शाहजहां के बाद किसने ओवरटेक किया, औरंगजेब ने, तो औरंगजेब के ही कार्यकाल में आया होगा। तो दोनों के कार्यकाल में आया है ना, कुछ टाइम यहाँ आ गया, कुछ टाइम वहाँ आ गया। इसके बाद निकोलो मुनिशी, ये जो है ये मेरे को लगता है कि पूछा जा सकता है, इसको अभी तक पूछा नहीं गया है निकोलो मनुशी के बारे में। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि दारा शिको के टाइम पीरियड में ये हरा है, तो इसलिए पूछा जा सकता है बस, और इसके पीछे कोई कारण नहीं है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से था, या तो इटालियन लिखा होगा या वेनेटियन लिखा होगा, ठीक है, वेनेटियन। तो आपको जो भी लिखा होगा यही समझ लीजिएगा कि इटली ही लिखा हुआ है, वेनिस को वेनेटियन लिख देते हैं। उसके बाद फ्रैंकोइस बर्नियर, ये जो फ्रैंकोइस बर्नियर है ये एक्चुअली में क्या है, एक फिजिशियन था, फ्रेंच फिजिशियन था और फिलोसफर था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब फ्रेंच ज्वेलर के बारे में पूछ रहे हैं तो फ्रेंच फिजिशियन के बारे में यानी चिकित्सक के बारे में और फिलोसफर के बारे में भी पूछ सकते हैं। और इसको एक्चुअली में पैट्रोनेज किसकी प्राप्त थी, इसको दानिशमंद खान की पैट्रोनेज प्राप्त थी। और दानिशमंद खान था कौन, ये एक नोबल था औरंगजेब का, यानी कि औरंगजेब का ही एक वजीर कह लीजिए या एक शाही शासक कह लीजिए, औरंगजेब का था। और इसी ने किसको रखा हुआ था, फ्रैंकोइस बर्नियर को रखा हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्त, ठीक है भाई, कंफ्यूज मत करना, बिल्कुल आसान है। और इसके बाद हिंदी वालों का मैंने पिछली स्लाइड में कंप्लीट कर दिया था, मैं दिखा दूंगा दोबारा से। इसके बाद होता है जीन डी थेवनोट, ये भी एक फ्रेंच ट्रैवलर है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि किसी के कोट में नहीं जा रहा तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये अहमदाबाद, कैम्बे, औरंगाबाद, गोलकोंडा, इन सब के बारे में अपनी किताबों के अंदर लिखता है। फिर नेक्स्ट एक है जॉन फ्रायर, ये है एक इंग्लिश ट्रैवलर, ये सूरत और बॉम्बे के बारे में लिखता है। और एक है जेमिली कैरेरी, तो जेमिली कैरेरी जो है ये एक इटालियन ट्रैवलर है जो दमन में लैंड की थी, है ना, सबसे पहले आकर। और ये किसके बारे में लिखते हैं, ये लिखते हैं भाई साहब मुगल एम्परर और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि मुगलों का पूरा मिलिट्री कैसी थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, कैसे वो पूरा का पूरा राजपाट चलाते थे, उसके बारे में किसने लिखा है, जेमिली कैरेरी ने लिखा है। मेरे को लगता है कि हो गया कंप्लीट, ठीक है भाई। तो हिंदी वालों को भी मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए जीन डी थेवनेट हो गया, जॉन फ्रायर हो गया और जेमिली कैरेरी हो गया, ठीक है। तो हिंदी वाले यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, हिंदी वालों के लिए भी मैंने सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर दी हैं। आई होप गाइस कि आप लोग को सारी चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ भी पेपर में आएगा। जितना भी ट्रैवलर्स के बारे में मेरे पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने डाल दी है। ट्रैवलर मुझे नहीं लगता इससे बाहर एक भी पूछा जाएगा, सारा कंप्लीट कर दिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ट्रैवलर वाला, जो आज हमने आधे पौने घंटे में ख़त्म करके और यूँ साइड में कर दिया है। अब यहाँ से हमें देखिए कि हमने पूरा अंदाज़ा लगा लिया कि भारत के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हमें क्या चीज़ें मिली, हमें जो भारत के ही राइटर हैं वहाँ से क्या मिला, हमें जो है फॉरेन के राइटर्स और फॉरेन ट्रैवलर्स उनसे हमें क्या मिला। अब हम जो है वैदिक एज की तरफ जा सकते हैं। समझ में आ गई आपको पूरी कहानी, सारा डेटा इकट्ठा कर लिया, सारी किताबें इकट्ठी कर ली, सारे राइटर एक टेबल पे ले आए हैं, सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक टेबल पे ले आए हैं। अब हम शुरुआत करेंगे वैदिक एज की, ठीक है दोस्त। चलिए आप क्या कीजिए, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छे ये सेशन लग रहे हैं, आपको लग रहे हैं कि मैंने बहुत मुश्किल से जो अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो भी टू द पॉइंट और एकदम बिना एरर के, तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए कि अपने दोस्तों के पास कि भाई ये जो पेड कोर्स है ये सबसे अच्छा कोर्स है, आपको जाना है तो यही कोर्स लेने जाना है, नहीं तो कोई लेने नहीं जाना है। क्योंकि मार्केट में इतनी मेहनत के बाद कोई नहीं उतार रहा है किसी भी चीज़ को। आधी अधूरी चीज़ें तो देखिए हर कोई टीचर उतार रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक जो आपको कंप्लीट चीज़ दे दे वही सारे का सारा खेल है। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लाइक शेयर सपोर्ट रखिए हर तरीके से, नीचे कमेंट कीजिए और प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप को 5 तारे की यानी कि 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर दीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।